बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। इसराइल दुनिया के अमन से खेलने लगा है। सियोनी फोर्सेस ने कतर में बड़ा हमला करके एक बार फिर आलमी कवानीन को रोंद डाला। दोहा का इलाका है कतारा, जहां जंगबंदी पर मुशावरत के लिए जमा हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में खलीलुल हैया, जाहिल जबारीन, मोहम्मद दरवेश, हस्साम बदरन, ताहिर अल नूनू और मूसा अबू मरजोक मौजूद थे। हमले में इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ऐनी शाहीन के मुताबिक दोहा में कतारा के इलाके में कई धमाके सुने गए, जिसके बाद फजा में धुआं उड़ता दिखाई दिया। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फजाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। अरब मीडिया ने इसराइली फजाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया और जाहिल जवारीन के शहीद होने की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिद मशाल हमले में खुशकिस्मती से महफूज रहे। हमास ने दावा किया है कि हमले में इसके तमाम रहनुमा महफूज रहे। इसराइली हमला अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। तर्जुमान हमास के मुताबिक हमले में शहीद होने वालों में खलील हैया के दफ्तर का डायरेक्टर और उनका बेटा शामिल है। हमास का कहना है कि इजलास में हमास रहनुमा गजा जंगबंदी के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। दूसरी जानिब इसराइली हमले के बाद कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालसी मअतल कर दी है। कतर ने डोटोक कहा है कि हम इसराइल के लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर ने हमले को अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद अल अंसारी का कहना है कि दोहा में जिस घर को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया वह हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मुतअद्दिद अरकान रिहाइश पजीर थे। उनका कहना है कि यह हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी होने के साथ साथ कतर में मुकीम अफराद के लिए संगीन खतरा भी है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खित्ते के अमन और सलामती से मुसलसल खिलवाड़ नाकाबिले कबूल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कतर से रब्ता करके इसराइली हमले की मजम्मत की है। इसराइली चैनल 12 ने एक इसराइली अहदेदार के हवाले से बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में हमास की क़यादत पर हमले की इजाज़त दी। एक इसराइली अहदेदार का कहना है कि दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से पहले अमरीका को इतला दे दी गई थी। अमरीका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद भी फराहम की, ताहम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से हमले में अमरीका की किसी भी किस्म की मदद की तरदीद की गई है। नेतन्याहू के दफ्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमास रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल तौर पर आज़ाद इसराइली कार्रवाई थी। इसराइल ने इसकी शुरुआत की, इसराइल ने इसे अंजाम दिया और इसराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करता है। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शनबैत का कहना है कि जिस वक्त दोहा में हमास मुज़ाकराती वफ्द को निशाना बनाया गया उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एजेंसी के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। शनबैत के तर्जुमान का कहना है कि हमास की आला क़यादत पर हमला एजेंसी और इसराइली फौज का मुश्तरका ऑपरेशन था। शनबैत के तर्जुमान के मुताबिक दोहा में किए गए हमले के वक्त वज़ीर दिफा इसराइली कॉट भी एजेंसी के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक हमले में अमरीका और सदर ट्रंप के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता। सदर ट्रंप ने 8 सितंबर को शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नतायज की धमकी दी थी। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा था कि खबरदार कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। सदर ट्रंप इससे पहले भी कई मौके पर ऐसी धमकियां दे चुके हैं। 6 मार्च 2025 को सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं इसराइल को हर वो चीज़ मुहैया करने जा रहा हूं जो इस काम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ना हुआ तो हमास का एक भी रुकन नहीं बचेगा। हौसियों के वज़ीर-ए-आज़म और अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा को निशाना बनाने के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मौजूद हमास की क़यादत को निशाना बनाने की धमकियाँ दी थीं। इसराइली फ़ौज के सरबराह एयाल ज़मीर ने अपने आला कमांडरों के साथ सूरत हाल का जायजा लेने वाली मीटिंग की, जिसमें कहा गया कि फ़ौज को किसी भी जगह अपने अहदाफ को हैरान करने और उन तक पहुँचने के लिए मजीद हमले करने चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने पीर के रोज़ धमकी दी थी कि गजा और बैरुल मुल्क हमास के लिए एक आखिरी वार्निंग है, उन्हें कैदियों को रिहा करना चाहिए और फौरी तौर पर हथियार डाल देने चाहिए, वरना गजा तबाह हो जाएगा और वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने सरकारी टीवी पर गुफ्तगू के दौरान कतर पर इसराइल के हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और कतर और फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकारों की कौमी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। इस्माइल बगाई ने कहा कि यह वाक़या खित्ते और आलमी बरादरी के लिए एक संजीदा पैगाम है। इसराइल ने जुलाई 2024 में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया था, जबकि बैरून में हमास के मरकज़ी रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया, जबकि सितंबर 2024 को हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को लबनान में निशाना बनाकर शहीद किया गया था। इस सूरत हाल पर, बल्कि इस पेचीदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर साहब, आज इसराइल ने दोहा पर हमला करके हमास की क़यादत को निशाना बनाया है, जो मुज़ाकरात के लिए ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी। इससे पहले इसराइल हमास के हानिया को भी ईरान में निशाना बना चुका है। आप बताएं कि इसराइल ने ऐसे वक्त में हमास की लीडरशिप को क्यों नुकसान पहुँचाया?
बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसराइल ये बड़ी क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो जो एथनिक क्लिनजिंग की बात कर रहे थे गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों की, तो एक तो उन्होंने उसके ऊपर जब काम शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि तमाम जो लोग हैं उनको हमास के अंदर हमला किया जाए, भले वो डॉक्टर्स हैं, वो यूएन के लोग हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, किसी को माफ़ नहीं वहाँ पे किया गया। अब वो समझते हैं कि हमने हमास के साथ बात तो करनी नहीं है, तो हम क्यों ना इनकी जो पॉलिटिकल टीम कतर के अंदर थी उस पे हमला कर दें। और आपको पता है कि ये सिर्फ कतर के अंदर मौजूद नहीं है, तुर्की के अंदर भी हमास की पॉलिटिकल टीम जो है वो मौजूद है। तो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसराइल जो है कल को तुर्की के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो देखना ये है कि ये जो लोग सुनने में आया कि जो इकट्ठे हुए थे हमास के लोग कतर के अंदर, ये सारे के सारे जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनका जो पीस प्लान था उसको डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन आपको पता है कि कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि कतर हमेशा उसने एक मुस्बत रोल प्ले किया एज ए निगोशिएटर, एज ए मीडिएटर, और उसने हमास हो या अमेरिका हो उनके लोगों को जगह दी, स्पेस दी, और अपना जो गुड ऑफिसेज है उनका इस्तेमाल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कतर के ऊपर ही हमला कर दिया गया, जिसको कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन है। और मैं समझता हूँ कि इसराइल ने आज तमाम रास्ते जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रास्ता होता है उसको भी ख़त्म कर दिया है, कि हम ना तो हमास से बात करना चाहते हैं, और शायद वो ये समझ चुके हैं कि आज हमास इतनी कमज़ोर है कि वो ना तो लड़ सकती है, ना उसकी कोई पोजीशन है स्ट्रेंथ से वो बात हमारे साथ कर सकते हैं। तो लिहाजा इस टीम को ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम ये कह सकें जी कि अब कोई रह ही नहीं गया। तो इसका मतलब है कि इसराइल के जो प्लान्स हैं वो बड़े लंबे चौड़े हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द एंटायर हमास। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा कोई आंसर कर दें। ये तो तय है कि जो कतर के पास एक बहुत बड़ी बेस है ना, अमरीकी बेस है, उसके अंदर फ़ौजी तैनात हैं। कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका का दिया हुआ है। तो मैं इस बात को खारिज से इम्कान समझ सकते हैं कि कतर की अंडरस्टैंडिंग से हुआ हो या अमेरिका को एतमाद में लेके हुआ हो ये हमला? देखिए, ज़ाहिर बात है कतर तो ये चीज़ पसंद नहीं करेगा कि उसकी सॉवरेनिटी की वायलेशन की जाए। ये बात आपकी ठीक है सलमान साहब कि यूएस की जो बड़ी मिलिट्री बेस है वो यहाँ पर्शियन गल्फ के अंदर वो यहीं पे मौजूद है, और वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, थर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ईरान ने हमला किया था अमरीकी बेसिस के ऊपर, तो ये सारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया और उन हमलों को रोक लिया गया था। लेकिन ये जो इसराइल का जो अटैक है इसको वो ये थर्ड सिस्टम क्यों नहीं रोक सके, क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर बात है इसमें देखना यह है कि क्या इसराइल और अमेरिका ने ये प्लान करके किया है, उनके पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी, क्योंकि इसराइल की जो आईडीएफ है, इसराइली डिफेंस फोर्स ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी कि वहाँ पे हमास की जो लीडरशिप है मौजूद है, तो हम अगर हमला करें तो हम ये इनको खालिद मिशाल से मुतलिक तो खबरें भी दी जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन सर टाइमिंग्स बड़ा मैटर करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने वाला है, जहाँ बहुत से यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना है, उसका ऐलान करना है। ऐसे में इस हमले की टाइमिंग कितनी अहम है, और हमास और इसराइल के मुज़ाकरात को आप क्या देखते हैं? कोई चांस है? क्योंकि अभी भी इसराइल के कुछ कैदी जो हैं वो हमास के पास तो हैं। देखिए, वो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल समझता है कि इन कैदियों की वैल्यू है कोई, वो उसको पता है कि वो यही चाहेगा कि वो हर कीमत पे जो कमज़ोर हमास है या जो लीडरशिप है इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दे। और साथ ही साथ में इन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनियों के घर थे वो भी डिमोलिश करना शुरू कर दिए हैं। सो वो ये समझते हैं कि हमें कम्प्लीटली जो है वो एलिमिनेट करना है हमास को, और गज़ा के लोगों को यहाँ से निकालना है, और उनके लिए जो मज़ीद किसी किस्म की होप है वो ख़त्म कर दें कि उनके साथ टॉक्स होंगी, इंगेजमेंट होगी, डायलॉग होगा या कुछ ऐसी चीज़ है। सो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये इन्होंने प्री प्लान किया। और आपको पता है कि ये जो यूएन जनरल असम्बली का इजलास जिसको आप जिक्र कर रहे थे उसमें भी बड़ी क्लैरिटी है। बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करना चाह रहे हैं। तो वो इससे पहले कि दुनिया रिकग्नाइज़ करे या टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो, वो समझते हैं कि कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे, तो फिर ये किस चीज़ की जो है वो रिकग्निशन होगी। सर रिकग्निशन तो तब होगी ना डॉक्टर साहब जब फ़लस्तीनी कोई नुमाइंदगी भी अक़वाम मुत्तहिदा में होगी। वहाँ तो न्यूयॉर्क के वीज़े अब यानी अमेरिका के वीज़े ही अमेरिका ने बंद कर दिए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान फ्रंट में एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी अजला दरिया चनाब के बढ़ते हुए पानी की वजह से शदीद सैलाब के खतरे से दो चार है। शहरी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने का प्लान है। पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसी का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया है। जराये के मुताबिक मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की टेक्निकल टीम ने शेरशाह बंद तोड़ने के हवाले से एक पॉइंट पर इत्तफाक कर लिया है। क्रिटिकल लेवल पर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की टेक्निकल कमेटी 3 घंटे बाद मुत्तफिक हुई। दोनों कमेटियों ने क्रिटिकल लेवल 393 फीट 6 इंच तय किया गया, जबकि शेरशाह फ्लड बंद पर इस वक्त क्रिटिकल लेवल 392 फीट है। जराये का कहना है कि शेरशाह के मकाम पर शिगाफ पड़ने से मजीद 8000 घर और 30,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर होने का खदशा है। सैलाबी पानी मौजा, सुल्तानपुर, हमड़, जमहोर, कचोर, गागरा, मिर्जापुर और बच के रास्ते से शुजाबाद तक फैल जाएगा। जिले इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी की गई है। गुज़श्ता रोज जलालपुर पीरवाला में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी ने जिले की मजीद बस्तियों को डबो दिया, जिनमें अलीपुर तहसील भी शामिल है। दरिया चनाब का पानी दरिया सिंध में गिरने से रुकने की वजह से पानी ने पंजनत के ऊपर की समत बहना शुरू कर दिया है। पानी सबसे पहले पंजनत हेडवर्क्स के डाउन स्ट्रीम इलाकों मक्खन बेला, अजमतपुर, बेट मिलावाली, बेट नबीशाह, पक्का नीच, बजोवाला, लुट्टी मरी, बेट बराहा, कंदराला और बेट छना में दाखिल हुआ और बाद में अपस्ट्रीम इलाकों गलवान 1 और दमरवाला जनूबी को भी डबो दिया। दूसरी जानिब भारत की जानिब से भी आबी जारिद का सिलसिला न रुक सका। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिससे हेड गड्डा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 3,27,000 क्यूसी का रेला गुजरने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक दरिया सतलुज में इस वक्त हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब हुकूमत का सैलाब मुतासरी के लिए पहला प्लान सामने आ गया है। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फौरी तौर पर सैलाब मुतासिरीन के बिलों पर टैक्स माफ़ किए जाएंगे। उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन के बिजली के बिलों पर टैक्स ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। बिजली के बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ़ करेगी। राना तनवीर ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ देने के लिए जो हो सका किया जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान भी करेंगे। उधर पंजाब में आटे की बढ़ती कीमतों पर वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि सूबे में गंदम की कोई किल्लत नहीं, सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। हुकूमत ने गंदम की कीमत 3,000 रुपये और रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होल्डर हो, गोदाउन रखने वाले हो, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया, तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है, कहीं भी गंदम के हवाले से कोई जो है वो किल्लत का कोई सामना नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी है। आला सतही इजलास में 3 दिन के बाद गंदम गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है, जबकि गंदम का स्टॉक जाहिर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालकान में मामला तय पा गए हैं। फ्लावर मिल्स ने मशरूत मिकदार में आटा सप्लाई करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए के मुताबिक 2 मल्टीनेशनल कंपनियां 25 लाख गंदम की बोरियां 3,000 रुपये मन में फराहम करने पर आमादा हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे डीजी फूड के साथ मिकदार और तरीकाकार तय करेंगे। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों का रुख सिंध की तरफ हो गया है। सखर में कच्चे के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। गद्दू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया है। पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आने का भी खदशा पैदा हो गया है। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि खानपुर में दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम से 7,82,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने लगा है और आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 से 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाए सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध हुकूमत ने हालत काबू में होने का दावा किया है। शर्जील मेमन कहते हैं कि पानी की सतह पर मुसलसल नजर है। सिंध हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है।
पंजनद और तरीमू के मकामात पर सूरत हाल खतरनाक है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबी सूरत हाल की बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिलावल पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद गुड्डू पहुंचे, जहां वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू और सरकारी हुक्काम की जानिब से बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी के ऐलान का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों को सियासी इख्तलाफात बुलाकर सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ा होने का मशवरा दिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मजीद क्या कहा, सुन लें आप। फौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़रात को, पाकिस्तान का किसान को इस वक्त वो पहले से ही मुश्किल में थे और अब मज़ीद मुश्किल में है, उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्तान के करीब सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप्स में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी सामने आई हैं। BBC की टीम ने मुल्तान के इलाके लंगड़ियाल में कायम हुकूमती कैंप का दौरा किया, जहां 5 मरला स्कीम नामी इलाके से आई सुगरा बीबी ने बताया कि वो अपने 2 बच्चों और खामिद के साथ इस खैमे में है, जबकि उनकी बेटियों को दूसरे खैमे में भेज दिया गया है। सुगरा बीबी का कहना था कि कैंप्स में खानदानों को तकसीम कर दिया गया है। मेरे कुछ बच्चे यहाँ हैं, जबकि बाकी बच्चे नहर किनारे बैठे हैं, या वॉशरूम्स में पानी नहीं आता। जवान बच्चियाँ हैं, यहाँ उन्हें कहाँ सुलाऊँ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में दीगर सैलाब मुतासिरीन से बात हुई तो इंकशाफ हुआ कि गुंजाइश का मसला हर जगह है। कई जगहों पर जानवरों के चारे का भी चैलेंज है। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती काविशें लाइक के तहसीन है, लेकिन किसी भी काम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। सरकारी हुक्काम और इमदादी तंजीमों को समझना होगा कि प्राइवेसी हर इंसान का बुनियादी हक है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ ख़वातीन के हवाले से हमेशा चैलेंजेस भी रहते हैं। हुकूमत और फलाई तंजीमें जो इस कुदरती आफत में लोगों को रिलीफ देने में कोशा हैं, उन्हें चाहिए कि वह ख़वातीन की रिहाइश का अलग बंदोबस्त करें। बेहतर होगा कि ख़वातीन के लिए सरकारी इमारतों और स्कूलों में रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी प्राइवेसी में खलल पैदा ना हो। इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि ख़वातीन के लिए वॉशरूम्स का बंदोबस्त किया जाए जो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो। इसी पर बात कर लेते हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, और सैलाब की सूरत हाल में बहुत एक्टिवली प्ले कर रहे हैं। राना साहब, सैलाब मुतासिरीन के लिए जो कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ से शिकायतें भी आ रही हैं कि वहाँ ख़वातीन के लिए प्राइवेसी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, ख़ानदानों को तकसीम करके रख दिया गया है। इन इशूज़ को हुकूमत कैसे सॉल्व करेगी? क्या बेहतर नहीं कि हुकूमत ख़वातीन की रिहाइश का बंदोबस्त कुछ सरकारी इमारतों में कर ले? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें, ये एब्सोल्युटली गलत फिनोमेना है। आई एम लुकिंग आफ्टर द मुल्तान डिवीजन। वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान में भी ये डूइंग आवर बेस्ट एज ह्यूमंस। मैडम चीफ मिनिस्टर का हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंसानियत के नाते बाकी सब चीज़ें बात की बात है, बट खाली मुल्तान डिवीजन के अंदर करीबन 30,000 लोग सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाउस थे। और ये ट्रेंड इस तरह है कि जो मैडम चीफ मिनिस्टर गई उस दिन 11,000 थे, फिर 25,000 हुए, फिर 30,000, एंड इट इज ग्रोइंग टिल द 40,000। तो वो सारे लोग सरकारी स्कूलों में, सरकारी रिलीफ कैंप्स में हाउस्ड हैं। उनके लिए हाइजीनिक फैसिलिटीज ऑफ वॉशरूम अवेलेबल हैं, बट आप देखें जिस तरह जलालपुर शहर में परसों रात पानी राइज किया और थाउजेंड्स में इवैक्यूएशंस हुई हैं। तो जो स्कूल बिल्डिंग है उसकी भी एक कैपेसिटी है उसके अंदर जो, और फिर हमने ये भी देखना है कि वो सेफ भी हो, बिकॉज द वाटर फ्लो इज सो मैसिव कि जहां जहां पे हम रिलीफ कैंप्स बना रहे हैं, सो इट इज एन एक्सरसाइज। आप सतलुज, रावी, चिनाब में एक साथ तीनों जगह से फ्लडेड हैं कि उनकी सेफ्टी, कि वो स्कूल सेफ हों। फिर उसके बाद वहां पे जिस तरह आपने कहा कि फीमेल्स को सेग्रीगेट करके अलहदा से ब्लॉक्स में रखा गया है, मेल्स को अलहदा से रखा गया है, और उनके जानवरों को भी, मतलब एक एक स्कूल में 400-400, 300-300, 200-200, एक रिलीफ कैंप में 200-400 जब जानवर हैं, इंसान हैं, और फिर उनके लिए अगला जो चैलेंज है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर रोज फाइट कर रही हैं, दोज आर द इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि वहां पे सबसे ज्यादा स्किन की आउटब्रेक है इन्फेक्शन की, फिर वहां पे गैस्ट्रो की है, और उनके लिए फिर उनसे रिलेटेड अदवायात। सो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे हमें एक जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए
एज अ नेशन गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट। कमिश्नर्स रात तक नहीं सो रहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सुथरा पंजाब आप देखें, फील्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल एजुकेशन ने सबसे पहले अपने स्कूल्स खोले हैं, दरवाजे सारे पंजाब के लोगों के लिए, फिर उनके लिए खाने का बंदोबस्त, फिर उनके जानवरों के चारे का बंदोबस्त, फिर उसके बाद जिस तरह आपने कहा सैनिटेशन। उन लाखों लोगों ने जिन्हें हमने हाउस किए, डेली दे हैव टू यूज द वॉशरूम फैसिलिटीज, वी हैव टू कीप रिप्लेसिंग देम। बैक एंड पे क्या हो रहा है और मैडम चीफ मिनिस्टर क्या कर रही है, ये बड़ी समझने की जरूरत है। एक डिवीजन के मैंने फिगर्स बताए और वहां पे एक डिवीजन में करीबन 70,000 लोगों को डेली फेड किया जा रहा है। आपके 10 डिविजन हैं, आप कैलकुलेशंस कर लें, और उसके बाद फिर रेस्क्यू एफर्ट्स ऑफ बोट्स। ये जानना भी जरूरी है कि दर्जनों किश्तियां निकाल के इवैक्यूएशन जब थाउजेंड्स में आती है ना, इट इज द इंटायर सिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। 1988 के बाद पहली दफा इतना फ्लड आया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हम एज पाकिस्तानीज क्या हमने ये देखा कि रिवर बेड्स के अंदर हमने जाके अपने जानवरों के बाड़े बना दिए, नहीं वो आप सही हमने कह रहे हैं, अपनी आप कह रहे हैं बस्तियां कि बना दी वहां पे कौम जाके। भी, आप कह रहे हैं और हुकूमत आखिरी बात लेट मी प्लीज जी प्लीज लेट मी प्लीज दैट हुकूमत अपनी जो मैंने सारी एफर्ट्स बताई हैं वो अपना मैक्सिमम कर रही है, और हम एज इंसान, नॉट एज मिनिस्टर्स, हम एज पाकिस्तानीज वी विल कीप डूइंग दीज एफर्ट्स तब तक जब तक हम इन्हें सेफली। अच्छा राना साहब, आप ग्राउंड पर हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के अलावा जो दीगर इदारे तो कोई नहीं, अपनी मदद आपके तहत कुछ NGOs हैं, दूसरी सियासी जमातें हैं, वो भी काम कर रही हैं, तो आप समझते हैं कि उधर कहीं थोड़ा कंजूसी की गई है, या वो एफर्ट्स नहीं है, या अवाम इस बारी इसको सीरियस नहीं ले रही? मैं उन लोगों की जो साहिब इस्ताद हैं, आप नहीं आप सर, कहना क्या चाह मैं रहे हैं? इसमें भी दो फैक्ट्स अवाम को भी क्रेडिट देना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें एज ए नेशन इस टाइम मैक्सिमम एफर्ट्स लगानी चाहिए और अवाम को शाबाश दें। देखें 1.5 लाख 2 लाख की डिस्प्लेसमेंट्स में से अगर हमने 70,000 हाउस किए तो 1,30,000 लोगों को लोगों ने अपने घरों में रखा है, उनके जानवरों को भी चारा दे रहे हैं, उनके घर पे भी प्रेशर है, उनकी रिश्तेदार आ गए हैं, बट ओवरऑल वी शुड ऑल कंबाइन। जिस तरह आपने कहा कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम देख रहे हैं कि वो बाहर निकल के खाना दे रही हैं। इसी तरह अगर कश्तियों की शॉर्टेज है, अदवायात की शॉर्टेज है, इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। आप देख रहे हैं आज इंडिया में आपके सारे एक्टर्स जो हैं वो जा रहे हैं, 5-5 10-10 जानवर डोनेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लोगों को। सो गवर्नमेंट्स तो अपना पार्ट कर रही है, हमें भी करना चाहिए। मैंने अपनी सैलरी डोनेट की है फ्लड विक्टिम्स को, तमाम लोगों को आना है, एंड वी आर बिल्कुल। राना साहब, मैं एक सवाल मुझे रख कर दें, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं ना, मुतासरा इलाकों में जाहिर बात स्कूल्स बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, और जाहिर है कि हालात को नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा। ऐसे में आपने कुछ वो स्टेप्स भी सुने जो पर्टिकुलर आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं? आपकी वजारत क्या स्टेप्स ले रही है बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो, क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो 90% ऑफ द रिलीफ कैंप्स हमने अपने स्कूलों के दरवाजे सबके लिए खोले। मैडम चीफ मिनिस्टर के कहने पे ये लाखों लोग जो पंजाब में हाउस्ड हैं ये आज सरकारी स्कूलों में रह रहे हैं, और हर रिलीफ कैंप पे फिर हमने ये भी इंश्योर किया है कि स्कूल भी मौजूद हो। मैं 3 दिन पहले खानेवाल गया हूं, शाम को 7:30 बजे मैं उन बहादुर साथी को शाबाश देना चाहता हूं। हम हर चीज सारा दिन सोशल मीडिया पे डिस्कस करते रहते हैं, बट कई चीजें बिहाइंड द सीन्स, जिस तरह मैंने कहा कि फिर लाखों बच्चों को पढ़ाना कौन सा आसान है। हर रिलीफ कैंप में स्कूल्स मौजूद हैं, 2-2 3-3 शिफ्ट्स में चल रहे हैं, और मैं सलाम पेश करता हूं टीचर्स को जो आप देखें कि मुश्किल जगहों से वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। सैलाब के अंदर वो सैलाबी इलाके क्रॉस कर रहे हैं, वो छोटी छोटी नदियां जहां पे इंडेशन हुई वो क्रॉस करके बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे हैं, फिर रात को अपनी फैमिलीज के पास जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे करीबन 3500 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं दैट आर बैडली इफेक्टेड फ्रॉम दी फ्लड्स। वहां पे पानी अभी भी खड़ा हुआ है, क्लोजर मौजूद है स्कूल्स का, लर्निंग लॉस हो रहा है, आई वांट टू एडमिट दैट, बट साथ ही साथ आप देखें कि उन लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहां पे स्कूल्स चलाना उनकी जिंदगी से खेलना है, और हम इंशाल्लाह ये रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस एज सून एज द वाटर लेवल गोज डाउन, बट करीबन 3500 स्कूल आप देखें, दैट इज अ वेरी बिग वॉल्यूम। 3.5 यानी जहां कैंप्स लगे बैडली इफेक्टेड है, हो रही है, दीवारें गिरी हुई हैं जी। हर रिलीफ कैंप में 3-3 शिफ्ट्स में। मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। आई एम गोइंग टू मुल्तान टुनाइट। आप जिस टाइम चाहें आप मुल्तान के अंदर
चारों अजला में अपनी तवस्सुत से अपने चैनल की टीम्स भेजें और वहां से वेरीफाई करें बच्चों से कि और उन्हें पढ़ाया डेफिनेटली जा रहा है या सर, नहीं। डेफिनेटली सर, बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम पंजाब राना सिंह से बात कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के इस फील्ड ऑपरेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से वो बता रहे थे कि वो इस वक्त और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा क्या कर रही हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी मेंबर कौमी असम्बली है शैला रज़ा साहिबा। शैला रज़ा साहिबा पंजाब में सैलाब तबाही मचाकर अब तबाही को मज़ीद बर्पा करने की तरफ गामज़न है और अब ये सिंध की तरफ आ रहा है। तो ये सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां क्या हैं? क्योंकि पैदर पे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं तो एक सर्टन लेवल के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ मुश्किल हो सकती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इस पानी को निकालना बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप बताइएगा। अच्छा, देखिए, जहाँ तक मैंने सिंध हुकूमत की बात सुनी है और उनकी तैयारियां देखी, उन्होंने कहा है कि 8 लाख तक का रेला जो है वो आसानी से गुजर जाएगा, उसे संभाल लिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें उनकी तैयारियां भी नज़र आ रही हैं। जो इलाके हैं उन्हें एवैक्यूएट भी करा लिया गया है, कैंप भी लगा दिए गए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है और एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि तकरीबन एवैक्यूएट हो गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी उन्होंने कहा है कि 8 लाख का रेला तो निकाल लेंगे। और बाकी ये है कि आज जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्तान में, और जाहिर है कि उसके बाद ये पानी भी सिंध की तरफ आएगा। दूसरे जो केरथर से हमारी तरफ पानी आता है जिसकी वजह से दादू को बड़ा नुकसान होता है और आन के आन में सारी बस्तियां बह जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि देख लिया जाएगा और बेहतरी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह पंजाब में सैलाब मुतासिरीन हैं उनके कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ पर ख़वातीन को लेकर मुख्तलिफ शिकायतें आ रही हैं कि प्राइवेसी नहीं है, वॉशरूम्स का मसला है। बीगा खातून इन तमाम मामलों को पंजाब के हवाले से और सिंध हुकूमत को अब क्या तजवीज़ देंगी? अच्छा, अब देखें, वैसे तो ये होता है कि लोग फैमिली रह रही होती है हर कैंप में एक, और लोगों के ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, बीमार होते हैं, कुछ औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, 100 तरह के मसाइल होते हैं। तो लोग ये नहीं चाहते कि ख़वातीन को अलग रखें, ख़ुद इधर रहें, बेटियां भी होती हैं, सब होती हैं, और इस मौके पे नेगेटिव एलिमेंट भी फ़ायदा उठाता है। तो इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि इसको आप 100% वो नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि मरियम साहिबा इस पे काफ़ी काम कर रही हैं और ख़ुद भी निकली हुई हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है तो उसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ चीज़ों के लिए करना चाहिए। एशियन फाउंडेशन का डेलीगेशन आया था तो वो चाहते थे कि कम्युनिटी में जो है फ़ीमेल को लीडरशिप इसकी दी जाए। मसलन जो मुतासरा इलाके हैं पहले ही से उसमें वहाँ की जो लेडी डॉक्टर्स हैं, लेडी टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं और जो इम्यूनाइजेशन की ख़वातीन हैं उनको लीड दी जाए, और उसी इलाके में अगर नहीं तो उसके करीब तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिहैब में ये फैसिलिटी है ख़वातीन के मसाइल को ख़वातीन देख सकें। लाइक मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सोशल वर्क के सिलसिले में भी ख़वातीन हो या बल्दियाती सिस्टम जिस तरह का भी है, अगर उसके अंदर है ये लोकल गवर्नमेंट में ये ख़वातीन देखिए सिंध के अलावा तो कहीं भी लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, और सिंध में है और ख़वातीन निकल के काम भी करती हैं। लेकिन मसला इस वक्त यही होता है कि मर्द जो हैं वो डोमिनेट करके चाहते हैं कि नहीं, अपने कुनबे को अलग से करें। तो हम तो ये चाह रहे हैं, मैं यही तजवीज़ हमेशा देती हूँ कि नियरेस्ट जो बिल्डिंग हैं जो कि तबाह नहीं हुई हैं उनको पहले से रिहैब के लिए रख लिया जाए, कि रेस्क्यू करके वहाँ पहुँचाया जाए और फिर वहाँ पे किया जाए। इस पे काफ़ी हद तक सिंध में तो इस वक्त बहुत हद तक के जहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, सिस्टम लगाएं, वहाँ पे खाना पीना हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से कर लिया, टाइम मिल गया था, एक मेंटली प्रिपेयर हो गए पंजाब की सूरत हाल देखकर। तो लेकिन पंजाब में भी बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि आप कितने भी आपको सहूलत मिल जाए कैंप में, घर तो नहीं है ना। ठीक है। तो अच्छा, प्रिपरेशन है, आप कह रहे हैं कि तैयारी लोग का चाहते हैं मौका हम भी मिला खाना है। भी उसमें पकाएं। जी शाला साहब, आप कह रही हैं प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी का मौका भी मिला है। फसलें तबाह हुई हैं पंजाब में, फूड चेन मुतासर हुई है, खुराक और उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इस बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने कोई हिकमत अमली अपनाई भी है?
अब देखिए जो सूरत हाल उसकी होगी फसलों की, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में लोग बैठ जाते हैं ऑपोजिशन के, लोग कहते हैं कि कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। तो पानी को तो नहीं रोका जा सकता ना, पानी को तो आना है। और जो सूरत हाल पूरे मुल्क की है कि जहाँ जंगल थे वहाँ लोगों ने लकड़ियाँ काट ली, टिम्बर माफिया हो गए, जहाँ आबी गुजर गए थी वहाँ पे क्योंकि मौसमियाती तब्दीली को एक्सपेक्ट नहीं करते थे तो वो आबाद रहे वहाँ पे, तो अब उनको हटाया गया है। और बाद में भी मैं समझती हूँ कि इसको कुछ किया जाए कि इनको कहीं आबाद किया जाए। और जो आपके राइट और लेफ़्ट बैंक हैं, अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की मौसमियाती तब्दीली का असर हुआ है। शैला नज़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट में एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी नौजवानों ने भारत नवाज हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया। खटमंडू की सड़कों पर नौजवानों का राज है। नेपाल के भारत नवाज हुक्मरानों को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही। सोशल मीडिया पर पाबंदी नेपाल के भारत नवाज वजीर आजम KP शर्मा ओली पर भारी पड़ गई। नेपाली हुकूमत ने जेनजी के एहतजाज के सामने घुटने रेख दिए हैं। वजीर दाखिला और वजीर सेहत समेत 3 वज़रा के इस्तीफों के बाद वजीर आजम KP शर्मा ओली भी मुस्ताफी हो गए हैं। हसीना वाजिद की तरह भारत नवाज नेपाली वजीर आजम का भी दस्तखतशुदा बयान ही सामने आया, जिसमें वजीर आजम KP शर्मा ओली ने कहा कि उन्होंने मौजूदा बहरान के आईनी हल की राह हमवार करने के लिए इस्तीफा दिया है। अल जजीरा के मुताबिक सदर रामचंद्र पटेल ने ओली का इस्तीफा कबूल कर लिया है, नए लीडर के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खटमंडू की सड़कों पर भी वैसे ही मनाजिर थे जो 5 अगस्त 2024 को ढाका में देखे गए। हुकूमती अराकीन फरार होने लगे। वजीर खजाना को भागते हुए एक मुश्तिल नौजवान ने फ्लाइंग किक लगाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। नेपाली मीडिया के मुताबिक कुछ वज़रा को फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खटमंडू पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि वजीर आजम KP शर्मा ओली की भारत नवाज काबीना के वज़रा को मुजाहिरीन के कहर से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुंतकिल किया गया। फौज को पार्लियामेंट की इमारत की हिफाजत के लिए भी तैनात किया गया है, जबकि आला हुक्काम को फौजी बैरकों में सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की इमारतों को आग लगा दी है, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं, कई गाड़ियां जला डाली हैं। नेपाली सदर, वजीर आजम और वज़रा के घरों को भी जला दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें मुजाहिरीन को सदर के घर में घुसते और तोड़ फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। कई अहम सियासतदानों की रिहाइशगाहों पर हमला और तोड़ फोड़ की गई है, जिनमें साबिक वजीर आजम पुष्पा कमल दहल उर्फ पराचंदा, शेर बहादुर द्यूबा और वजीर तवानाई दीपक खड़ का घर भी शामिल है। इसके अलावा सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सड़कें मैदान जंग बनी हुई हैं। खटमंडू के मेयर बलिंदर शाह ने मुजाहिरीन से तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि आपके कातिल ने इस्तीफा दे दिया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में लिंदर शाह ने कहा कि मुल्क के वसाइल का नुकसान एक इज्तिमाई है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वह अवामी अमलाक को तबाह ना करें। हमें अब जब्त करने की ज़रूरत है। अब आपकी नस्ल को मुल्क की क़यादत करनी होगी, तैयार रहें। इसके अलावा आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार रहें। पीर को शुरू होने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत ने रात गए सोशल मीडिया ऐप्स पर आयद पाबंदियां तो ख़त्म कर दी, लेकिन मंगल की सुबह भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अब तक कम अज़ कम 21 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन झंडे और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर नारे दर्ज थे कि करप्शन बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर पाबंदी खत्म करो और नौजवान करप्शन के खिलाफ हैं। BBC के मुताबिक मुजाहिरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक जेन ज़ी से है, यानी ऐसे नौजवान जो कि 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं। यह इस्तिलाह पूरी तहरीक में एक इलामत बन गई है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस में स्कूलों के बच्चे भी उन मुजाहिरीन में नजर आए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुजाहिरों में 2 हैशटैग खासे मकबूल रहे, नेपो बेबीज और नेपो किड्स। नेपो दरअसल अकरबा परवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर इस्तिलाह है, जिसका मतलब यह है कि कैसे अशराफिया सिर्फ अपने ख़ानदान के फ़ायदे को देखते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासतदान आवाम के पैसे पर शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि आम लोग जिद्दोजहद करते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक बांग्लादेश के बाद नेपाल में आई तब्दीली मोदी सरकार के लिए वाज़े पैगाम है कि अब इसकी चालें नहीं चलेंगी। अभी भी वक्त है कि वो अपने ओछे हथकंडों से बाज आ जाए, प्रॉक्सीज की मदद से दूसरे मुल्कों पर अपनी मर्जी मुसलत करने का खेल बंद कर दे, वरना इनका भी वही अंजाम होगा जो 2024 में हसीना वाजिद और अब नेपाल में KP शर्मा ओली का
हो रहा है। दूसरी जानिब भारतीय हथकंडों और खदशात के बावजूद मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप का मेला सज गया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का हिसाब एशिया कप में बराबर कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आई थी और अब पाकिस्तान एशिया कप का पूरा टूर्नामेंट ही उठाकर यूएई ले आया। एशिया कप T20 की ट्रॉफी की रुनमाई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में की गई। ट्रॉफी की रुनमाई एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि मैदान में अगर कोई टीम या खिलाड़ी जज्बात दिखाए तो हम भी तैयार हैं। पाक भारत मैच के लिए किसी खास हिदायत का इंतजार नहीं था, बस टीम की तवज्जो अपनी गेम और कारकर्दगी पर होगी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, फॉर्मेट में कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। हम T20 काफी अरसे बाद खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहां अच्छा परफॉर्म कर सके। एशिया कप में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। भारत इवेंट में टाइटल का दिफा करेगा। सैफरी की सीरीज में फतह के बाद पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया जा रहा है। सैफरी की सीरीज में मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड कारकर्दगी के डंके बज रहे हैं और अब एशिया कप में इनसे तवक्कुआत बढ़ गई है। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच खेलकर करेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 14 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट के टिकट्स की फरोख्त शुरू होने के बावजूद पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के टिकट बदस्तूर दस्तयाब हैं। आमतौर पर किसी भी टूर्नामेंट में रवायती हरीफों के दरमियान मैच के टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं, ताहम इस मरतबा टिकट्स की ताहाल दस्तयाबी की वजह मुंतजमीन की जानिब से पैकेज सिस्टम मुतारिफ कराने को करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता टूर्नामेंट्स में शायकीन सिर्फ रवायती हरीफों के मैच का टिकट खरीद सकते थे, मगर इस बार मुंतजमीन ने यह मैच देखने की ख्वाहिशमंदों पर कई मैचेस के टिकट खरीदने की शर्त आयद कर दी है, जिसे बंडल पैकेज का नाम दिया गया है। मुंतजमीन के इस इक़दाम का मकसद दूसरे मैचेस के टिकट्स भी फरोख्त करना है। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे कबल 2016 और 2022 में भी ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट के तहत खेला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप 2025 की फातह टीम को तकरीबन 3 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे, जबकि रनर्स अप को तकरीबन 1.5 लाख और अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।